ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डाटा दिया हुआ है एंड आप लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। नहीं, कर लिया ये वाला क्वेश्चन। एल्युमिनियम ऑक्साइड may be electrolyzed at 1000 degrees centigrade to furnish aluminium metal. एटॉमिक मास था उसका 27 यूनिट्स। 1 फैराडे आपको पता ही है, 96500 कूलम। The reaction at the cathode is aluminium 3 plus 3 electron gives aluminium। तो क्वेश्चन दिया हुआ है टू ऑब्टेन 5.12 kilogram of aluminium metal by this method would require a 5.49 into 10 coulomb of electricity. B is 5.49 into 10 raised to power 4 coulomb of electricity. C is 1.83 into 10 raised to power 7 coulomb of electricity. D is 5.49 into 10 raised to power 7 coulomb of electricity. Do it. Start doing and find out the correct answer. What can be there? Question number 12. Do quickly and send the correct option. I have received one answer. ध्रुव करेक्ट है बेटे। ध्रुव ने आंसर सेंड किया है। क्विकली एवरीवन। जल्दी से, एक और आंसर आया हमारे पास। रोहित एक बार फिर से चेक करो एंड अभी योर्स इज करेक्ट। बाकी 2-3 बच्चों के अलावा बाकी बच्चों ने नहीं किया है भाई अभी तक। व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज सो? बाकी बताओ जल्दी। आप एक बार फिर से चेक करो रोहित।
नहीं, फेराडेज लॉ का क्वेश्चन है बेटे, एंड व्हेन यू हैव टू सॉल्व द फेराडेज लॉ तो आपको इक्विवेलेंट वेट लेना होता है. एवरीबॉडी नोज दिस. लेट्स चेक इट आउट. रोहित अब करेक्ट है. हमारे पास क्या दे रखा था कि एल्यूमिनियम जो है, जो 3+3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है. अब आप देखो कि अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है और उसमें 1 मोल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1 फैराडे लगता है ना. अब इसमें 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे. मोल्स लिख देते हैं या सीधा लिख लो 3 F फैराडे लगेंगे, है ना. या अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आती तो तुम सिंपल करो. जैसे आपका फॉर्मूला होता है M = E/I/T/F, ऐसे कर लो. E/I/T/F, इस तरीके से कर सकते हो. ठीक है. अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था. एटॉमिक मास 27 दिया हुआ है. इतने किलोग्राम ऑब्टेन करना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको कैलकुलेट करनी है. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है तो I × T = M × F/E आ गया. M कितना है 5.12 × 10⁻³ क्योंकि किलोग्राम में दिया हुआ था. फैराडे है कितना 96500. ई कितना इक्वलेंट वेट, तो या तो आप 3F लगा लो. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इक्वलेंट वेट कैलकुलेट कर लो. इक्वलेंट वेट 27/3 हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस होता है. तो व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दीज थिंग्स तो यू आर गेटिंग द I × T वैल्यू. I × T को Q बोलते हैं और Q का मीनिंग होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये कंबाइंड फॉर्म होती है फैराडे के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की. M का मतलब होता है इसमें मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड. मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड. E का मतलब होता है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट. I का मतलब होता है यहाँ पे करंट. T का मतलब होता है बेटा जी यहाँ पे टाइम. और F का मतलब तो तुम्हें पता ही है कि फैराडे होता है. ठीक है. और ये आ गया तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो quantity of electricity when you will solve for it, that comes out to be 5.49 multiplied by 10⁻⁷ आता है मेरे पास सॉल्व करके. अब देख लेते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है. हाँ पलक बिल्कुल सही है. ये आ गया फिर डी ऑप्शन. तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना बेटे. अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे, अब फॉर्मूला आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हें फ्यूचर में भी. चलो जी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द pH ऑफ 0.5 लीटर ऑफ 1 molar NaCl after electrolysis for 965 seconds using 5 ampere current is A is 1.0, B is 12.7, C is 13.0 and D is 1.30.
भाभी चाबी लगा के ना। Two answers I have received. One is Dhruv and the other is a Rohit. ऑप्शन 13 का आंसर है बोथ करेक्ट। अभी एक बार फिर से चेक करो, अभी योर्स इज नॉट करेक्ट। पलक करेक्ट। The pH of the 0.5 liter 10 molar NaCl solution after the electrolysis for the 965 seconds. अब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस क्या देती है? जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, सब बच्चों को पता होगा कि एक तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है और NaOH। अगर तुम ये रिएक्शन नहीं लिखोगे ना, तब भी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिकॉज आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अभी अब करेक्ट है कि जब NaCl देखेंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव होते हैं, बट Na प्लस और H प्लस दोनों में कंपटीशन होता है। H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलती है। एनोड पे भी दो चीजों का कंपटीशन होता है, पर इसका और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कम है, तो एनोड पे मिलती है आपको Cl2 गैस। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैथोड एनोड पे क्या क्या मिलता है, और ये हम 10th क्लास में शुरू करते हैं। अक्षिता करेक्ट। अब मोलैरिटी किसके बराबर होती है? 10 मोलर दिया हुआ है ना। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आ जाएंगे? मोलैरिटी इसकी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 लीटर। ठीक है, तो आगे इसके 0. अच्छा, लीटर में ही दिया हुआ था। 0.5 liter of 10 molar solution after the electrolysis for this is एक्चुअली में मोल्स हमें पर लीटर निकालने होते हैं। ये 5 आ गया तो इसका पर लीटर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने मैंने लिख दिया है 0.5 लीटर ऑफ 1 मोलर, है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। द pH ऑफ द 0.5 लीटर ऑफ 10 मोलर नहीं है, ये 1 मोलर है। ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर होगा। ठीक है, नॉट 10 मोलर। तो 0.5 मोल्स ये आते हैं इसके। तो 0.5 मोल्स आ गए, तो आपके पास चार्ज कितना होगा भाई? चार्ज होता है Q, दैट इज इक्वल टू I इंटू टी। अब I कितना दिया हुआ था? 5 एम्पियर करंट 965। करो पुट। 5 एम्पियर करंट 965 सेकंड के लिए पास किया, तो 4825, और चार्ज का यूनिट होता क्या? कूलम। तो इतना चार्ज आ गया। बाकी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिपॉजिटेड कितने होंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है इतना चार्ज डिपॉजिट पे कितने होंगे। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ NaCl डिपॉजिटेड, ठीक है, 4825 डिवाइडेड बाय कितने थे? 96500। ये मैंने क्या किया है, देखो 965, इसको आप ऐसे दे सकते हो, 96500 से 1 मोल डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए 96500 था आपके पास। अब हमें कितना निकालना था? इतने कूलम से 1 मोल डिपॉजिट होता है, और हमारे पास 4825 है, उतने से कितने मोल डिपॉजिट होंगे, इससे हमने मोल की कैलकुलेशन करनी। तो दैट कम्स आउट टू बी 0.05 मोल। तो अगर आपके पास इतना आ गया, फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको
ml में कन्वर्ट कर दिया तो 0.05 मोल्स आ गए। ठीक है, तो अगर मोलैरिटी इतनी है तो हमारे पास NaOH की मोलैरिटी का मतलब है, अगर NaOH की कंसंट्रेशन 0.05 है तो मतलब OH की कंसंट्रेशन भी 0.05 है। ठीक है, तो OH की कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज 0.05, पहले तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, दैट कम्स आउट टू बी नॉट 0.05, ये तो था आपका 0.1। वन। जब आपका ये 0.1 मोलारिटी आता है तो इसका मतलब है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.1 या 10⁻⁻1। POH कितना आ जाएगा 1, पीएच कितना आ जाएगा 13। तो अगर आपके पास पीएच 13 आ गया तो यही आपको मेरे ख्याल से पूछ रखा था उसने, पीएच की वैल्यू पूछी हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली ट्विस्ट क्या था कि हमें चार्ज निकाल के उसके, हाँ एक बार करती हूँ रोहित। वो कह रहा है कि 0.5 लीटर और 1 मोलर NaCl है, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो उसके बाद क्या बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस हो गई के बाद NaOH बनता है। अब NaOH में OH है, उसके अकॉर्डिंग पीएच कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना अब चाहिए कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। अब मोलैरिटी तो हम NaCl की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मोलैरिटी ऑफ NaCl जो हमें दी हुई थी उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए NaCl के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl यानी कि जितने भी थे, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज देख लिया, इतना पास होता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जब 96500 चार्ज आपका पास होता है NaCl के एक्व सॉल्यूशन में से, तो 1 मोल NaOH डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब हमारे पास कितना मोल कितनी चार्ज आ गया 4825। 4825 से 1/96500 इंटू 4825, इतने मोल डिपॉजिट होंगे NaOH के। तो अगर NaOH के इतने मोल डिपॉजिट, मोल हमने कैलकुलेट कर लिए, तो ये मोलैरिटी जो निकाली है ना सेकंड टाइम, ये NaOH की मोलैरिटी है। तो NaOH की मोलैरिटी निकाल ली क्योंकि मोल्स पता था, वॉल्यूम हमें पता है। NaOH की मोलैरिटी में OH नेगेटिव की उतनी कंसंट्रेशन होगी जितनी NaOH की, क्योंकि उसमें एक ही है। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी आ गई, तो अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है तो POH होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ दिस, तो वो 1 आ जाएगा। तो पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, तो पीओएच अगर 1 आया तो पीएच 13 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ट्विस्ट था कि सबसे पहले वाली कैलकुलेशन से हमको NaCl के मोल निकालने थे और NaCl में कितना चार्ज पास किया वो निकालना था। तो 96500 से अगर 1 मोल डिपॉजिट होता है NaOH का, तो जितना चार्ज दिखा उससे NaOH के कितने मोल्स आएंगे, फिर NaOH की मोलैरिटी के बाद क्वेश्चन सिंपल। ठीक है, यस मैम। यस मैम। कुछ बच्चे ना आंसर नहीं करते हैं, 3-4 बच्चे तो आंसर करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, तो फिर कैसे क्या समझा जाए तुम्हारी कैसे चल रही है प्रिपरेशन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन electrode having solution of pH is equal to 4 at 25 degrees centigrade is A is minus 0.177 volt, B is minus 0.236 volt, C is plus 0.177 volt, D is plus 0.236 volt. Okay, go for it. Question number 4 पे लगाओ दिमाग।
ध्रुव, योर्स इज करेक्ट बेटा, आपका सही आंसर है। एक बच्चे का आंसर आया, बाकी भी बताओ भाई जल्दी जल्दी, तभी पता लगेगा। बाकी नहीं बता रहे हो, व्हाई अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, भाई सभी को आंसर देना होता है। एक बच्चे का और आंसर आया, रोहित एक बार फिर से चेक कर बेटे। पीएच दिया हुआ था 4, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन हैविंग पीएच इज इक्वल टू 4 एट 20। देवेश नहीं, फिर से चेक करो। पीएच दिया हुआ है 4। अब पीएच सब बच्चों को पता है कि अगर दिया हो तो H प्लस होता है हमेशा 10⁻⁻ ऑफ पीएच। अक्षिता फिर से चेक करो, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा आपका H प्लस। तो अगर तुम्हें H प्लस की कंसंट्रेशन मिल गई तो हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या होता है? पलक, नॉट करेक्ट। तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स द हाइड्रोजन, है ना, तो इसको हाफ आएगा यहाँ पे। तो E नॉट ऑफ H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन गिव्स इक्वल टू E, पहले E आता है फिर E नॉट आता है लास्ट इक्वेशन में, gives E naught of H plus 2 hydrogen, half of hydrogen, minus 0.0591 by n log of कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो E नॉट ऑफ H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन 0 होगा, माइनस 0.0591 बाई n की वैल्यू 1 होगी, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं दिया हुआ तो 1 होगा, H प्लस की वैल्यू 10⁻⁴ जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया वो पुट कर दोगे। अब बाकी तो सिंपल मैथ्स था। दिस इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 4 बाई 1 है ना, हाँ बाई 1 है, तो log ऑफ 10⁻⁻⁴ ऊपर आके 10⁻⁴ हो जाएगा। पलक अब ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.0591 लॉग ऑफ 4 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 आ जाएगा, लॉग 10 तो 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.236 वोल्ट करके कुछ आता है। तो ये आपके ई सेल की वैल्यू आएगी, ई सेल की वैल्यू। आंसर तो वैसे नेगेटिव आता है बट मेरे ख्याल से हाँ आया हुआ है ऑप्शन में भी, माइनस ऑफ 0.236 आएगा इसका आंसर। वह बी ही करेक्ट था, क्योंकि माइनस आना चाहिए। जिन बच्चों ने बी दिया दे आर करेक्ट, क्योंकि या तो वो स्टैंडर्ड वाला तो 0 होता है तो ये आंसर माइनस आना चाहिए, और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ होता है तो फिर माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस। बी ही करेक्ट है, डी नहीं है, क्योंकि डी वाले में प्लस किया है ना, पर प्लस कैसे हो सकता है आप देखो ना, ये तो +4 हो जाएगा, और ई सेल माइनस है, इसका प्लस तो नहीं आता है इसमें। हाँ अगर नीचे प्लस होता ऊपर माइनस आता फिर बात अलग थी। बी इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। The minimum voltage required to electrolyzed alumina in Hall
Herold process is, आपको देख के पता लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, चाहे वर्डिंग जो मर्जी लिखी हुई है। Al2O3 का दिया हुआ है -1520 किलो जूल पर मोल ऑफ डेल्टा G0F, CO2 का दिया हुआ है -394 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। और ऑप्शंस भी लिख लो आप। पहली ऑप्शन है 1.575 वोल्ट, दूसरी है -1.60 वोल्ट, तीसरी है 1.312 वोल्ट, फिर -2.62 वोल्ट। इस क्वेश्चन के लिए ना, जिस बच्चे को वर्ल हेल्थ प्रोसेस नहीं आती है, हॉल हरलॉट प्रोसेस, वो मैं प्रोसेस के रिएक्शन लिख देती हूँ, हो सकता है उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 3 कार्बन प्लस Al2O3, इसके 2 मोल्स, 3 कार्बन पर, आगे से ये इक्वेशन लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। तो इसमें आ जाता है 4 एल्यूमिनियम, बस मुझे यहाँ से इतना ही चाहिए था, ठीक है। और जो 4 एल्यूमिनियम है 3+ होगा, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और फिर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा 4। अब करो क्वेश्चन, अब आ जाएगा तुम्हें आराम से। डू इट फास्ट। जल्दी से बताइए, हु हैज सॉल्व। हाँ जी, क्या हो गया? आप तो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता ही है, आप करो क्वेश्चन। डेल्टा G0 रिएक्शन का क्या होगा? डेल्टा G0 होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से CO2 की वैल्यू दे रखी है, रिएक्टेंट में इसकी वैल्यू दे रखी है। जो सॉलिड स्टेट में है वो अपनी प्योर स्टेट में है, उनकी वैल्यू नहीं दे रखी है डेल्टा G फॉर्मेशन की। तो जितने जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई करते चलो। 3 इंटू डेल्टा G0F ऑफ CO2 -2 इंटू डेल्टा G0F ऑफ Al2O3। पलक करेक्ट। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -394 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1520। देवेश करेक्ट। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1858 किलो जूल। अक्षिता थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये डेल्टा G0 आ गया। अब डेल्टा G0 क्या होता है? माइनस ऑफ NF E0 ऑफ सेल तो होता है, ठीक है। तो E0 ऑफ सेल इसमें से क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा G0 अपॉन NF। तो माइनस ऑफ डेल्टा G0 में कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 1858 किलो जूल है, तो 10⁻³ आ जाएगा। N की वैल्यू 12 इलेक्ट्रॉन है और ये 96500 है। व्हेन यू पीपल हैव टू सॉल्व इट। अब ठीक है बेटे, -1.60 वोल्ट, तो दिस इज आंसर।
बस ये वाला ट्विस्ट था, तो जिसको हॉल हर्लॉट प्रोसेस आती थी तो उसके बाद कुछ भी नहीं था, तो आंसर में आ गया आपका -1.60, यानी कि बी ऑप्शन वाज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। During the electrolysis of water, the volume of O2 liberated at 2.24 decimeter cube is होगा, at गलत लिखा हुआ है, is this much decimeter cube. The volume of hydrogen liberated under same conditions will be: A is 2.24 decimeter cube, B is 1.12 decimeter cube, C is 4.48 decimeter cube, D is 0.56 decimeter cube. चलिए go for it. Quickly भाई respond everyone. हाँ जी, मेरे पास आंसर जो आया है आप लोगों का, अक्षिता करेक्ट, देवेश करेक्ट, ध्रुव करेक्ट. All the three are correct, but the rest I have not received the answer. जल्दी से करिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या आंसर है. क्विकली. एक और आंसर आया है मेरे पास, अभी करेक्ट है बेटा. डन, करेक्ट. हाँ जी, कैसे होगा ये क्वेश्चन? वो बोल रहे हैं पहली बात तो क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है, सेल का क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है ना फैराडे लॉ वाले पोर्शन का. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन लिबरेटेड इज 2.24 डेसीमीटर क्यूब. द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर द सेम कंडीशन वुड बी. उसने एक का वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरे का क्या होगा. अब जब आपका दोनों का रिएक्शन देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन लिबरेटेड, तो आपने सोचा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा कैसे. अब आप देखो कि आपके पास अगर हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है, कैथोड पे होगा ना, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है तो ये रिएक्शन आएगा. और हाइड्रोजन अगर गैस बनानी है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि
आपके पास 2F के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस करने के दौरान फैराडे इतना पास करना पड़ेगा। और अगर आप ऑक्सीजन गैस देखते हो तो O2 नेगेटिव होता है, तो O2 नेगेटिव O में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर मुझे 2 करना है तो दैट इज हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 4, तो दैट मींस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4F इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का लिबरेट होगा, अगर हाइड्रोजन के लिबरेशन में 2F लग रहा है और ऑक्सीजन के लिबरेशन में 4F लग रहा है, तो आपके पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का 1:2 ऐसे करके रेशियो होना चाहिए लिबरेशन का। मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन लिबरेटेड। ऑब्वियसली कितना लिबरेट होगा, जितने जिसके हिसाब से फेराडे आप पास करोगे। अब एक का उसमें दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड है, दैट इज गिवन एज ऑक्सीजन लिबरेटेड दिया हुआ है ना, 2.24, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट 4.48। तो काफी बच्चों ने तो सही आंसर दिया था। 17th क्वेश्चन सेल से है। द EMF ऑफ द डेनियल सेल सेल क्या दिया हुआ है बेटे, वैसे तो आपको पता ही है डेनियल सेल क्या होता है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होता है, साथ में इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है ब्रैकेट में, ये कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की दी है, तो बेसिकली यहाँ पे जिंक 2+ आयन के बारे में बात कर रहा है। 0.01 मोलर कॉपर सल्फेट विच इज 1 मोलर टू कॉपर, तो आपके पास दोनों आयन की कंसंट्रेशन दी है, यहाँ पे कॉपर आयन और यहाँ पे जिंक आयन की, ठीक है। इज E1 नॉर्मल टेम्परेचर पे, when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar and that of the copper sulfate is 0.01 molar, the EMF is changed to E2। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो सीधा क्वेश्चन है, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो EMF is changed to E2 और आपको E1 E2 में रिलेशनशिप बताना। E2, what is true then? You have to just check it out कि क्या E1 E2 दोनों इक्वल होंगे या E2 0 के इक्वल होगा पर E1 0 के इक्वल नहीं होगा, और E1 ग्रेटर देन E2 होगा एंड D ऑफ कोर्स E1 लेस देन E2। फटाफट से नर्स्ट इक्वेशन लगाओ एंड चेक इट आउट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन की क्या आंसर आता है, सभी को आंसर करना है। जल्दी से बताओ बेटे। सुमन चौहान, कैन यू हेयर मी? सुमन चौहान, ध्रुव का आंसर आ गया मेरे पास। सुमन, कैन यू हेयर मी? Some of the new names I was seeing, one was a name Abhay Vaishnavi Rana, but जब मैंने सुमन को बोला है तो he left the class. Jaskirat Kaur, Jaskirat Kaur, am I audible to you? देवेश और अक्षिता का आंसर आया है मेरे पास, that is the question number 17, both correct। जसकिरत बेटा, आपने पहले भी क्लासेस अटेंड करी हैं सारी? ओके ठीक है। एंड देयर इज अ वन नेम लखपा डोलमा,
व्हाट इज दिस, हु इज दिस स्टूडेंट, जरा एक बार अनम्यूट करिए. हम्म. लकपा डोलमा, LHAKPA DOLMA. जस्ट रेज योर हैंड. अंकिता ठीक है बेटे, करेक्ट. चलो, एवरीबडी हैज डन दिस क्वेश्चन. पहले वाले का ईएमएफ कितना आएगा, आप यही फैक्टर कैलकुलेट कर लो ना, बाकी तो आसान ही है. जब आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट में आएगा जिंक 2+ और रिएक्टेंट में आएगा आपका कॉपर 2+. इसको क्यूसी बोलते हैं. ठीक है, तो पहले वाले केस में कितना आ रहा है, ये 0.01 डिवाइडेड बाय 1.0. तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.0 तो 1 ही हो गया आपका. ये इसके आगे लॉग होता है, 10⁻⁻² हो गया. ये 10⁻⁻² वैल्यू हो गई क्यूसी की. ठीक है, सेकंड वाले केस में क्यूसी कितना हो गया, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 कर दी है और कॉपर सल्फेट की 0.01 कर दिया, तो अब ये 10⁻² हो गया. तो बहुत सीधी सी बात है कि ये वाला क्यूसी वाला फैक्टर माइनस होता है. किसमें से माइनस होता है, आपने लास्ट इक्वेशन पढ़ी है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.0591 बाय एन एंड द लॉग ऑफ क्यूसी. तो बहुत सीधी सी बात है, जितना क्यूसी कम होगा उतना ई सेल ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस वाला फैक्टर कम होगा. तो ये QC1 है, ये QC2 है, तो सीधी सी बात है कि QC1 अगर लेस देन है QC2 से तो E1 ग्रेटर होगा E2 से, क्योंकि ये माइनस करना होता है बीच में से फैक्टर. वो 0.01 है और वो 100 है, तो ये वाला आंसर E1 का ज्यादा आएगा E2 से. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is the standard EMF. Standard EMF of galvanic cell involving cell reaction with N is equal to 2 found to be 0.295 volt. The equilibrium constant of the reaction would be. Equilibrium constant of the reaction would be. Reaction का equilibrium constant कितना होगा? A is 2 into 10⁻11. B is 4 into 10⁻12. C is 1 into 10⁻2. D is 1 into 10⁻10. Question number 18. चलिए do it quickly. क्या हो सकता है? Quickly भाई, बताइए क्या होगा जल्दी से. Dhruv and Devesh both not correct.
अभी करेक्ट। अक्षिता करेक्ट, अक्षिता नहीं, आस्था करेक्ट। Standard EMF of the galvanic cell involving the cell reaction with n is equal to 2 found to be this. Standard EMF दिया हुआ है, तो E cell दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल EMF है? स्टैंडर्ड है। E naught of cell is given 0.295 volt. n is equal to 2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, तो ई सेल तो 0 हो जाता है इसमें, तो इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n लॉग ऑफ केसी। पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया था, तो 0.0591 बाय 2, ये तो आसान था क्वेश्चन, लॉग ऑफ केसी, और इसकी वैल्यू है 0.295। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपके पास आता है 0.022 जा 4, 2 9 जा 5 और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, तो log ऑफ केसी आ गया। तो अब तो मिलता जुलता सा तो फैक्टर आ गया, 10 आ जाएगा। तो log ऑफ केसी इज इक्वल टू 10। तो log ऑफ केसी 10 है, तो केसी तो आपको बहुत बार समझाया, तो 10⁻10 आएगा। ये मेरे ख्याल से पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया, तो 10⁻10 आ जाएगा। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। यस देवेश करेक्ट, अक्षिता करेक्ट, आस्था करेक्ट, अभी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन है, अ करंट ऑफ 96.5 एम्पियर is passed for 18 minutes between nickel electrodes in 500 ml solution of 2 molar NiNO3 twice
the molarity of solution after the electrolysis would be A is 0.46 molar, B is 0.92 molar, C is 0.625 molar, D is 1.25 molar. Do it quickly. Quickly think about it कि क्या हो सकता है. ध्रुव एक बार फिर से चेक करो. देखो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, करंट है ना. तो करंट दिया हुआ है 96.5 एम्पियर. कितने टाइम के लिए पास होता है? 18 मिनट के लिए. तो टाइम दिया हुआ है 18 मिनट. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml. ठीक है जी. और मोलारिटी बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस दी हुई है. बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस आस्था करेक्ट. बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस मोलारिटी इज 2 मोलर. ठीक है. तो आप पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो. तो मोल्स आपके पास आ जाएगा 1 मोल. 1 मोल कैसे आएगा? क्योंकि मोलारिटी आपके पास 2 दी हुई थी. ठीक है. वॉल्यूम 500 था, 1000 उसको ले लेंगे, साथ में ml में कन्वर्ट कर देंगे. अक्षिता करेक्ट. तो 1 मोल आ गया. बाकी आपके पास है चार्ज कितना मेंशन्ड है वो आप कर लो I इंटू टी लगा के, है ना. तो 96.5 इंटू 18 इंटू 60 कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम सेकंड में हमें चाहिए. तो ये 104200 कूलम आता है. तो अब आपके पास निकल का तो पता ही है आपको, निकल 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में चेंज हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे चार्ज लगेगा. या तो आप ऐसे कर लिया करो या इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया करो, बहुत ठीक है. दोनों ठीक है. तो 2 फैराडे चार्ज लगेगा. ठीक है. कि जिससे 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा. NiNO3 ट्वाइस. ठीक है जी. अब हमारे पास चार्ज कितना है, वही पिछले वाला क्वेश्चन. अब चार्ज है 10422. इतने कूलम से कितने मोल आ जाएंगे? 10422 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500. वही बात है ना. यानी कि 2 इंटू 96500 से अगर 1 मोल डिपॉजिट होता है तो इतने कूलम से कितने मोल डिपॉजिट होंगे, उसका मोलैरिटी का कैलकुलेशन, मोल्स का कैलकुलेशन हो गया 0.54 मोल. तो अगर मोल्स आ गए तो आपके पास अच्छा स्टार्टिंग में जितने थे, अब ये बाकी इसमें से ये डिपॉजिट हो गए. ठीक है जी. तो लेफ्ट मोल्स कितने आ गए? स्टार्टिंग में कितना मोलर था? 1 मोलर था ना, उसमें से 0.54 तो डिपॉजिट हो गया, बाकी बच गया 0.46 मोल्स. इतने मोल्स बाकी बच गए. तो बाकी मोल से मोलैरिटी निकाल लो.
मोलैरिटी हो गई 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 1000, मैंने क्यों किया क्योंकि वॉल्यूम लीटर में था, 500 तो 0.92 मोलर ये आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही था जैसे पहले किया है, बस इसमें आपको एक मोल्स की कैलकुलेशन करनी थी। पिछले वाले में उसने पीएच पूछी थी, इस टाइम इसने कंसंट्रेशन पूछ ली। जब पीएच पूछी होती तो एक स्टेप और बढ़ जाता। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है, फटाफट से आंसर देना। द चार्ज required for reduction of 1 mole of MnO4 negative to MnO2 is A is 1 Faraday, B is 3 Faraday, C is 5 Faraday and D is 6 Faraday। चलो फटाफट से आंसर दो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को MnO2 में कन्वर्ट करना है, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। कितना आएगा? आ गया है मेरे पास एक आंसर। तो थोड़ा सा सही नहीं किया देवेश तूने, इक्वेशन नहीं चेक करी तुम लोगों ने ध्यान से। MnO4 नेगेटिव को जब चेंज करते हो आप MnO2 में, N आएगा ना MnO2 में, तो 4 2 8 और 1 ये 7 है, ये 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3f आएगा, 5f कैसे आएगा? तो आपको इक्वेशन तो निकालनी थी ना अक्षिता, करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमें जो करना है ना, दैट इज ओनली 2 पार्ट में मैंने रिवीजन करा दी है। नेक्स्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स भी एक बार कर लिया और ये भी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में विल पिक अप फॉर द रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन दिस बैच। तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा, अब तो मैं ये बोलूंगी नहीं कि रिव्यू करके आना, बहुत अंडरस्टूड ही है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नाउ द एग्जाम इज वेरी नियर ना। बस आप ये देखो कि फटाफट से अब तो कंपाइल कर रहे होगे आप लोग फॉर्मूले। दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा, इसको मैं अपलोड करूंगी रिवीजन वाले हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ध्रुव, मैं ना आपको बना रही हूँ एडमिन होस्ट, ठीक है? यस मैम। अभी जो मैम आएंगी या जो भी होगा उनको बना देना फिर। ठीक है बेटा, आई टर्न यू द होस्ट। यस मैम। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय।